नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के दशकों लंबे और बेहद नाटकीय सफर को डिकोड करने वाले हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये हाशिए से उठकर बिल्कुल सत्ता के शिखर तक पहुंचने की एक दिलचस्प टाइमलाइन है और हम इसे पूरी तरह से ऐतिहासिक स्रोतों और तथ्यों के आधार पर समझने वाले हैं। अब देखिए, आज जहां 400 से भी ज्यादा सीटों के अनुमानों की चर्चा आम है, वहीं जरा सोचिए, सिर्फ 40 साल पहले 1984 के आम चुनावों में इस पार्टी ने पूरे देश में केवल जी हां, सिर्फ 2 सीटें जीती थीं। तो 2 सीटों से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने तक का यह अविश्वसनीय सफर आखिर तय कैसे हुआ? खैर, इस जटिल इतिहास को हम आसानी से इन 5 मुख्य कालखंडों में बांटकर समझ सकते हैं। शुरुआती जड़ें, आपातकाल और नई शुरुआत, फिर एक बड़ा मोड़, गठबंधन का युग और अंत में आधुनिक युग। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, शुरुआती जड़ें, जनसंघ की उत्पत्ति। तो अगर हमें आज को समझना है तो थोड़ा पीछे जाना होगा, भारतीय जनसंघ की तरफ। इसकी स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जैसे नेताओं ने की थी। मजेदार बात यह है कि मुखर्जी पहले प्रधानमंत्री नेहरू की कैबिनेट का ही हिस्सा थे, लेकिन कश्मीर और दूसरी नीतियों पर मतभेदों के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर 1953 में कश्मीर में बिना परमिट जाने पर उनकी गिरफ्तारी और दुखद मृत्यु ने पार्टी के लिए एक स्पार्क का काम किया। इसके बाद तो जमीनी स्तर पर पार्टी का ऐसा विस्तार हुआ कि 1967 आते आते ये 35 सीटें जीतकर देश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गई। अब यहां सबसे अहम बात यह है कि शुरुआत से ही इनका एक कोर फोकस था, कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 का विरोध। मुखर्जी को बिल्कुल स्पष्ट विजन था कि एक देश के भीतर 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चल सकते। और ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि यही वो विजन था जिसे कई दशकों बाद आखिरकार 2019 में लागू किया गया। अब आते हैं भाग 2 पर, आपातकाल और नई शुरुआत, जहां बीजेपी का जन्म होता है। भारतीय राजनीति में असल भूचाल तब आया जब 1975 में देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल लागू हुआ। जयप्रकाश नारायण हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो या लालकृष्ण आडवाणी, विपक्ष के लगभग सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इस भारी दबाव ने उन्हें एक साथ आने पर मजबूर किया और जनता पार्टी नाम का एक संयुक्त मोर्चा बना। लेकिन वैचारिक मतभेद इतने गहरे थे कि 1980 तक ये गठबंधन बिखर गया। और इसी बिखराव के ठीक बाद 6 अप्रैल 1980 को आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की नींव रखी गई। ये वाला हिस्सा पार्टी के शुरुआती आंतरिक संघर्ष को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है। एक ही पार्टी थी, लेकिन विचारधारा की 2 अलग-अलग धाराएं बह रही थीं। एक तरफ वाजपेयी जी पार्टी को गांधीवादी समाजवाद की तरफ ले जाना चाहते थे, तो वहीं दूसरी तरफ आडवाणी जी आरएसएस से प्रेरित हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा पर जोर दे रहे थे। भाग 3, एक बड़ा मोड़, 1984 की वो करारी हार और राम जन्मभूमि आंदोलन। ये जो वैचारिक रस्साकशी थी ना, ये 1984 के चुनावों के बाद अपने चरम पर पहुंच गई, क्योंकि 1984 की वो जो हार थी उसने पार्टी को अपनी रणनीति पूरी तरह से बदलने पर मजबूर कर दिया। फिर लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में पार्टी ने अपना ध्यान राम जन्मभूमि आंदोलन पर लगाया और उसके बाद की ग्रोथ हैरान करने वाली थी। 1984 में जो पार्टी महज 2 सीटों पर थी, वो 1989 में 85 सीटों पर पहुंच गई और 1991 आते आते 120 सीटों तक छलांग लगा गई। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि आडवाणी जी की देशव्यापी राम रथ यात्रा ने अपार जन समर्थन जुटाया, लाखों लोग सड़कों पर उतरे। लेकिन इसने देश भर में भारी तनाव भी पैदा कर दिया। स्थानीय सरकारों ने सख्त कार्रवाइयां की, गिरफ्तारियां हुईं, सांप्रदायिक हिंसा भी भड़की और ये पूरा का पूरा घटनाक्रम अंततः 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचे के विध्वंस पर जाकर रुका। इस एक घटना ने भारतीय राजनीति का पूरी तरह से ध्रुवीकरण कर दिया। भाग 4, गठबंधन का युग, अस्थिरता और शासन। इस लहर पर सवार होकर 1996 तक पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति तो बन गई, लेकिन सत्ता का रास्ता अभी भी बहुत कांटों भरा था। ये जो नंबर 13 है ना, ये उन 13 दिनों की कहानी कहता है जितने दिन 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहली सरकार टिक पाई थी। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उन्हें गठबंधन के दूसरे दलों का साथ नहीं मिला और आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अपना इस्तीफा देने से ठीक पहले अटल जी ने संसद में एक बहुत ही ऐतिहासिक और शक्तिशाली भाषण दिया था। उन्होंने कहा था, सरकारें आएंगी और जाएंगी,
पार्टियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये वाकया दिखाता है कि कैसे उन्होंने एक सरकार के बचने से कहीं ज्यादा देश के लोकतंत्र की मजबूती को अहमियत दी। अब राजनीति कितनी अप्रत्याशित हो सकती है, जरा इसे देखिए। 1998 में जब वाजपेयी जी ने दोबारा गठबंधन सरकार बनाई तो वो भी कुछ ही महीनों में गिर गई। और इस बार अंतर कितना था? सिर्फ और सिर्फ 1 वोट का। संसद में बहुमत परीक्षण के दौरान सरकार महज 1 वोट से हार गई थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीतिक सीख थी। खैर, 1999 में आखिरकार जब इस गठबंधन को स्थिरता मिली और वाजपेयी जी को एक पूरा कार्यकाल मिला, तब देश में कुछ बहुत बड़े बदलाव हुए। बड़े बड़े हाईवेज को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति लाने वाला BSNL, सर्व शिक्षा अभियान, दिल्ली मेट्रो को हरी झंडी देना, और हाँ, पोखरण 2 में सफल परमाणु परीक्षण के साथ साथ कारगिल युद्ध के दौरान का उनका मजबूत नेतृत्व, ये सब इस सरकार की बड़ी उपलब्धियां रहीं। भाग 5, आधुनिक युग, नेतृत्व में बदलाव। अब आपको लगेगा कि इतने सारे विकास कार्यों के बाद तो सब सेट होगा, लेकिन नहीं। जैसे जैसे नया मिलेनियम आगे बढ़ा, राजनीतिक हवा ने फिर से रुख बदला। इंडिया शाइनिंग या भारत उदय नाम का एक बहुत ही आशावादी कैंपेन चलाया गया था, लेकिन इसके बावजूद 2004 के चुनावों में पार्टी को एक बेहद चौंकाने वाली हार मिली। वो 138 सीटों पर सिमट गए और इसी अप्रत्याशित हार के बाद वाजपेयी जी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और कांग्रेस के नेतृत्व वाला एक नया गठबंधन सत्ता में आ गया। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, इस दौर ने पार्टी के अंदर लीडरशिप बदलने का रास्ता साफ कर दिया। 2009 में आडवाणी जी ने चुनाव का नेतृत्व किया, लेकिन बात नहीं बनी और यहीं से अटल आडवाणी युग का अंत हो गया। फिर 2013 में एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव हुआ। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया गया। मोदी शाह की इस नई जोड़ी ने सत्ता विरोधी लहर को भुनाया, बिल्कुल नए और आक्रामक अभियान चलाए और 2014 में एक ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत हासिल करके सत्ता में शानदार वापसी की। तो जैसे ही हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आते हैं, जरा इस बात पर गौर कीजिए। विचारधारा में लगातार बदलाव, विनाशकारी हारों से जबरदस्त वापसी और गठबंधनों की वो मुश्किल जदोजहद, इन दशकों के सफर ने आज इस विशाल राजनीतिक मशीनरी के काम करने और शासन करने के तरीके को किस तरह से आकार दिया है। एक तरह से राख से उठकर सत्ता के शिखर तक पहुंचने की इस टाइमलाइन को समझना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के आज और कल को डिकोड करने के लिए बिल्कुल जरूरी है। खैर, सोचने के लिए बहुत कुछ है ना। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।